हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से 2013 तक के मेंस के जो PYQ हैं हमारी चल रही है। 2024 और 23 के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप क्लास में नए हैं तो आप पिछली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। 2022 के क्वेश्चंस हमने शुरू कर दिए थे कल या परसों की क्लास में, और आज हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये सीरीज आपकी मुख्य परीक्षा के लिए काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होती है, लेकिन आपको क्लास सुननी होगी और साथ ही क्लासेस में जो क्वेश्चन डिस्कस कराए जा रहे हैं उनके आंसर स्वयं लिखने होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में आवागमन और निवास का अधिकार स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है। टिप्पणी करें। सीधा क्वेश्चन पूछा IAS 2022 की मुख्य परीक्षा में कि भारतीय नागरिकों को जो आवागमन और निवास का अधिकार है ना, ये कहाँ है ये बताना पड़ेगा, लेकिन साथ ही ये अधिकार निरपेक्ष नहीं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और यहाँ पे यदि हम कुछ केसेस का जिक्र करके इस आवागमन और निवास के अधिकार की स्वतंत्रता पे जो युक्तियुक्त निर्बंधनों की कुछ बात कर दें तो और ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो चलिए फटाफट हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले हमें भूमिका भूमिका में हमें 19(1)(d) और 19(1)(e) का जिक्र करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम विशेष तौर पे 19(1)(d) के संदर्भ में बताएंगे कि कैसे आवागमन की स्वतंत्रता है हमें, है ना। 19(1)(e) के संदर्भ में कैसे हमें निवास या बस जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन अब इन दोनों के युक्तियुक्त निर्बंधनों की भी बात करेंगे। हम निर्बंधनों की बात करेंगे आर्टिकल 19(5) का हवाला देते हुए। तो ये तो हो गई फैक्चुअल बातें, है ना, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ केसेस का भी जिक्र करेंगे जिन केसेस में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कुछ बातों के आधार पे आवागमन और निवास के अधिकार की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद एक फाइनली निष्कर्ष लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रश्न की भूमिका में सबसे पहले हम बता देंगे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(e) सभी भारतीय नागरिकों को आवागमन निवास की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की गारंटी देते हैं। हालांकि ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है और सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन दोनों अधिकारों पर, इन दोनों फंडामेंटल राइट्स पर कुछ युक्तियुक्त जो निर्बंधन है या प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। तो सिंपल भूमिका हमने बता दी। उसके बाद हम मुख्य जो भाग है प्रश्न का, तो सबसे पहले इन दोनों को हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। आवागमन की स्वतंत्रता 19(1)(d) यानी ये प्रावधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि इस अधिकार के ऊपर आर्टिकल 19(5) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो राज्य की आम जनता के हितों या अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए सीमाएं लगाने की अनुमति देता है। यानी कि जो आर्टिकल 19(5) है ये बेसिकली आम जनता के हितों के संदर्भ में और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के संदर्भ में युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है आवागमन की स्वतंत्रता के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे निवास की स्वतंत्रता यानी 19(1)(e), अर्थात ये प्रावधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार देता है। आवागमन की स्वतंत्रता की तरह ही ये जो अधिकार है इसके ऊपर भी 19(5) के तहत आम जनता के हित और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के संदर्भ में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी यहां तक आते आते हमने अपना बेसिक आंसर कंप्लीट कर लिया कि देखो भाई, आवागमन की स्वतंत्रता
निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये निर्बाध नहीं है ना। इसके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं 19(5) के तहत। इसके साथ ही हम अगर एक दो वादों का जिक्र करके बता देंगे तो हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। समय समय पे सर्वोच्च न्यायालय ने इन मामलों में इन प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। जैसे राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 का मामला है। इस मामले में न्यायालय ने राज्य के कानून की वैधता को बरकरार रखा, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में गैर निवासियों के प्रवेश और निवास को प्रतिबंधित किया था। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जो गैर निवासी हैं उनके आवागमन और उनके निवास की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए उनको युक्त ठहराया गया इस वाद में। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। उसके बाद खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पे भी न्यायालय ने माना था कि स्वतंत्र रूप से जो घूमने का अधिकार है ना, ये पूर्ण अधिकार नहीं है ना। यानी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर युक्त निर्बंधन नहीं लगाए जा सकते। ये कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित रखने के क्रम में आवागमन की स्वतंत्रता के ऊपर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से एक अन्य वाद आता है सुंदर राजन बनाम तमिलनाडु, 2013 का ही वाद है ये। इसमें न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे का हवाला देते हुए कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास निवास के अधिकार पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए निवास के अधिकार पे युक्त प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात आवागमन और निवास करने का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, देखो बेसिक आंसर तो 150 शब्दों में आप पूरा मैं बता चुकी हूं, एक दो वाद लिख दोगे आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये डिटेल आंसर है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप इन महत्वपूर्ण मुद्दों को याद रख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के क्रम में। यहाँ पे अगला वाद आता है सार्वजनिक नैतिकता संबंधी प्रतिबंध। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश बनाम कौशल्या मामले में माननीय न्यायालय ने माना कि जो प्रोस्टिट्यूशंस हैं, वेश्याएं हैं, उनके आवागमन के अधिकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो सार्वजनिक हित का विषय है। इसी तरीके का एक निर्णय मुंबई हाई कोर्ट ने भी दिया था, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर वेश्याओं के आवागमन पे युक्त निर्बंधन लगाने की बात की थी। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जो प्रतिबंध थे, जैसा आप सबको पता है, कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जैसे विभिन्न कानूनों को लागू करके आवागमन के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयोग किया। यानी सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के आधार पे या आम जनता के हितों के आधार पे आवागमन और निवास करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। इसके बाद हम सीधा निष्कर्ष में बता देंगे कि ये मामले दर्शाते हैं कि आवागमन और निवास की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार हालांकि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक हैं, है ना, क्योंकि आर्टिकल 19(1)D में 19(1)E में इनकी व्याख्या है ना, तो ये मौलिक है, इनकी गारंटी है, लेकिन ये निरपेक्ष नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के हित में राज्य के द्वारा इन पर युक्त निर्बंधन यानी युक्त जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, है ना, बिल्कुल बेसिक प्रश्न था 2022 में। एक बार फिर से देख लो, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में आवागमन और निवास का अधिकार स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। तो भूमिका बता दी, 19(1)D का जिक्र कर दिया, 19(1)E का जिक्र कर दिया और इकट्ठा 19(5) का जिक्र कर दो। अलग अलग 19(5) का जिक्र, जैसे हमने यहाँ पे अलग से 19(1)D में 19(5) का जिक्र किया, 19(1)E में, ऐसा ना करके हम ऐसा करें, 19(1)D दिखा दें, 19(1)E दिखा दें और 19(5) इकट्ठा दिखा दें
कि इन दोनों के ऊपर 19(5) के तहत युक्त निर्बंधन है और इन युक्त निर्बंधनों के अलावा अलग अलग समय पे न्यायालय ने अलग अलग आधारों पर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता के ऊपर युक्त निर्बंधन लगाने का प्रयास किया है, जिसमें 2-3 वादों को आप याद रख सकते हैं और फाइनली एक निष्कर्ष हमने दे दिया। ठीक है, तो ये था प्रश्न। अब अगला प्रश्न चलते हैं। बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया। ये दिखाते हैं आपके जो यूपीएससी के जो प्रश्न देख रहे हो आप, 2024 से लेके हम 22 में आ चुके हैं, हमें 13 तक करने हैं। तो आप देखोगे कि कई बार काफी करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन वो होते हैं जो मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देते हुए चलें, बेसिक चीजें भी लिखाएं, तो हमें नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा के सभापति के तौर पे भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा करें। सिंपल सा प्रश्न है। राज्यसभा के सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है, कार्य क्या है। तो भूमिका बता देंगे सबसे पहले इस प्रश्न की, और उसके बाद हम सीधा इनके जो कार्य हैं यानी इनकी जो भूमिका है पॉइंट वाइज वो बता देंगे और फाइनली एक निष्कर्ष लिख लेंगे। आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सबसे बड़े, मतलब देश का जो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है तथा उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पे काम करना। सबसे प्रमुख भूमिका यही है उनकी। ये भूमिका राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और सदन की गरिमा और शिष्टाचार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। हमें पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का सर्व प्रमुख काम है राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पे काम करना। हालांकि यदि कभी राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या बीच में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाते राष्ट्रपति के पद पर भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सभापति के तौर पे उनकी क्या भूमिका है ना, तो इसलिए हमें इसी विषय पे केंद्रित रहना है। तो सबसे पहली भूमिका है पीठासीन अधिकारी, यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ये सदन में शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा कार्यवाही में बाधा डालने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हैं, सभापति हैं। तो ऐसे में सदन में शिष्टाचार बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, और यदि कोई बाधा डाल रहा है सदस्य तो उस सदस्य पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? राज्यसभा के सभापति की। दूसरा, औचित्य के बिंदुओं पर निर्णय लेना, यानी अध्यक्ष के सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए जो भी प्रश्न हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनके ऊपर निर्णय लेने का काम भी इन्हीं का होता है। विधेयकों और प्रस्तावों को समितियों को भेजना, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष विधेयकों, प्रस्तावों और अन्य प्रस्तावों को विस्तृत जांच और रिपोर्ट के लिए संसदीय समितियों को भेजकर विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो काम लोकसभा के अध्यक्ष के होते हैं, लगभग वही काम एज अ सभापति राज्यसभा के सभापति के होते हैं। हालांकि लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ ज्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन एज अ सभापति तो वही सारे काम होंगे कि अध्यक्षता करेंगे, औचित्य के प्रश्न पर निर्णय लेंगे, विधेयकों और प्रस्तावों को समितियों के पास भेजेंगे। निर्णायक मत, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन यदि किसी मामले में मत बराबर हो जाएं तो मत बराबर होने की स्थिति में राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। और साथ ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सभापति भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा तथा अन्य प्राधिकारियों और संगठनों के साथ संबंधों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। इसके साथ ही सदन और उसके सदस्यों के अधिकारों और विशेष अधिकारों के संरक्षक के तौर पे राज्यसभा के सभापति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करना, उनकी बैठकों को निलंबित
करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राज्यसभा की कंडीशन में राज्यसभा के सभापति के पास ही होता है। साथ ही जो राज्यसभा के सभापति है वो सदस्यों के इस्तीफे को भी स्वीकार करें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं यदि प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा में हुई है ना। जब आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो आप देखते हो संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है। यदि राज्यसभा में इसकी शुरुआत होती है तो राज्यसभा के सभापति के पास इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता निर्धारण करने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 102 के तहत संसद के सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर। लेकिन 10वीं अनुसूची के संदर्भ में यदि लोकसभा के सदस्य का विषय है तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय लेंगे, और यदि राज्यसभा के सभापति का विषय है तो राज्यसभा के सभापति 10वीं अनुसूची के विषय पर अयोग्यता का निर्धारण करने के मामले में निर्णय लेते हैं। राज्यसभा सचिवालय इन्हीं के नियंत्रण और निर्देशन में काम करता है। तो ये ओवरऑल जितने भी काम हैं राज्यसभा के सभापति के मैक्सिमम हमने यहाँ पे गिना दिए। और फाइनली हम निष्कर्ष बता देंगे कि सत्रों की अध्यक्षता करने से लेके व्यवस्था शिष्टाचार बनाए रखने, समितियों को विधेयकों को भेजने, अन्य प्राधिकारियों के साथ संबंधों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने तक सभापति की भूमिका भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन में हमें बेसिक बातें लिखनी है, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल पूछा राज्यसभा के सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति की है ना, ओवरऑल भूमिका नहीं पूछी, केवल राज्यसभा के सभापति के तौर पे। तो ये चाहे पीठासीन अधिकारी हो, औचित्य के बिंदुओं का निर्णय हो, विधेयकों प्रस्ताव को समितियों को भेजना, निर्णायक मत राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करना, कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करना, सदन और उसके जो सदस्य हैं उनके विशेष अधिकारों के संरक्षक के तौर पे काम करना, इस्तीफा स्वीकार करना है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य हैं उन पे महाभियोग प्रस्ताव लगाने से अस्वीकार करना, 10वीं अनुसूची के मामले पे अयोग्यताओं का निर्धारण करना, और सचिवालय इन्हीं के नियंत्रण में काम करता है। और फाइनली हमने एक निष्कर्ष बता दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। आज के यही प्रश्न रहेंगे। कल हम फिर से 2022 के नए 2-3 क्वेश्चंस लेके हाजिर होंगे। आशा करती हूँ ये सीरीज आपको बेहतर लग रही होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप यूपीएससी 2025 में यूपीएससी का जो परीक्षा देना चाहते हैं तो आप जुड़े हमारे एसआईपी प्रोग्राम से। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, न्यू ईयर सेल चल रही है, 31 दिसंबर तक वैलिड है। यदि आप 31 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं तो आपको मात्र 4,999 में ये बैच मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट पीटी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज, कृषि रिलेटेड इशू, इकोनॉमिक सर्वे, बजट सब कुछ इंक्लूड होगा। साथ ही अगर आप 2026 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे शॉर्ट टर्म बैच या लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। 31 दिसंबर तक ऑफर चल रहा है। अगर आप 31 दिसंबर तक 2026 के बैच में एडमिशन लेंगे तो 26,999, 27 के बैच में लेंगे तो 32,999। इसमें लगभग 3 साल की वैलिडिटी होगी। ध्यान रखिएगा, ये एक लॉन्ग टर्म बैच होगा जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। यदि एडमिशन लेना है तो IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ आपको बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा 31 दिसंबर तक। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।